दोनों के दोनों लड़के जियाओनिंग को अपने साथ चलने को कह रहे होते हैं, पर जियाओनिंग लास्ट में गुचुएन को ही चुनती है। वो टेंगजू से बोलती है कि मुझे अभी भी बॉस को घर ड्राइव करके छोड़ना है, तो मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम डिनर करूंगी, ओके बाय बाय। पर टेंगजू के मुंह से साफ लग रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ है। यहाँ पे वो कार में गुचुएन से पूछती है कि हम 3 महीने क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हम उससे पहले ऑफिशियल नहीं कर सकते और सबको नहीं बता सकते। गुचुएन फिर भी मना करता है। जियाओनिंग तभी कहती है कि कम से कम आप मुझे रीज़न तो बता दो, कम से कम मुझे कारण तो पता चले कि 3 महीने तक का हमें इंतज़ार क्यों करना है। गुजुएन बोलता है कि बहुत सारी चीज़ों का इस दुनिया में जवाब नहीं है, और सच बताऊं तो मैं अभी बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं तुम्हें इस रीज़न को बताने के लिए। और वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता। घर जाके वो बुलाता है चैंगरेन को, और चैंगरेन उसे एडवाइस देता है कि कुछ भी हो जाए तुझे जियाओनिंग को अपने सीक्रेट के बारे में नहीं बताना चाहिए। एक बार सोच, तू जियाओनिंग को बताएगा, जियाओनिंग ऑब्वियसली बताएगी जाओयन को, और जाओयन अपने दूसरे एम्प्लॉयज़ को बताएगी, और ऐसा करते करते सारी दुनिया को तेरे सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। और पता है वो तुझे क्या समझेंगे? एक अजीब इंसान समझेंगे। तेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और वो तुझे बहुत अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। तो अच्छा है कि तू किसी को भी कुछ ना बताए। गुजुएन बोलता है कि जिस तरह से उसने मुझे रीज़न पूछा, उसका जो एक्सप्रेशन था मैं वो भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत मन कर रहा है उसे बताने का। चैंगरेन तभी बोलता है तू सिर्फ एक एक्सप्रेशन की वजह से उसे अपनी इतनी बड़ी सच्चाई बताने को तैयार है। तू बिल्कुल वो गुचुएन ही है जिसे मैं जानता था। अरे एक एक्सप्रेशन के चक्कर में अपना इतना बड़ा सीक्रेट आखिर कौन बताता है? और वहाँ से वो इरिटेट होके चले जाता है कि मुझे ड्रिंक पीनी है, तू बिल्कुल नॉनसेंस बातें कर रहा है। पर यहाँ बेचारा गुचुएन सच में बहुत कंफ्यूजन में है कि वो क्या करे। वो रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रह के जियाओनिंग को सब कुछ बता दे, या फिर वो अपना राज अपने तक ही रखे और 3 महीने बाद देखे कि वो क्या कर सकता है। तभी वो जियाओनिंग को बोलता है कि हम कल एक पार्क में मिलते हैं और वहाँ पे मैं तुम्हें हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, एक डेट की तरह चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो दूसरे दिन पार्क पे मिलते हैं और वो बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि कपल्स के बीच में कोई भी राज नहीं होना चाहिए और भरोसा करके एक दूसरे को हमें चीज़ें बता देनी चाहिए। तो आज तुम जो भी क्वेश्चन पूछोगी मैं उस सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा। अब जियाओनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप 3 महीने के लिए रुकने को क्यों कह रहे हैं। गुचुएन तभी बताने ही लगता है कि इतने में एक स्केटिंग करने वाला लड़का आता है और उसके सीने पे धक्का मार के खुद भी नीचे गिर जाता है। पर इस चक्कर में गुचुएन के हाथ में जो उसकी हार्ट बीट वाली वॉच होती है वो भी नीचे गिर जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है। वो उसे उठाता है, बोलता है तुम ठीक हो ना, और फिर वो स्केटर जो है वहां से चले जाता है। थोड़ी ही देर में गुचुएन का विजन ब्लर होने लग जाता है, उसे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होता है। साथ ही उसके मैकेनिकल हार्ट में एक अजीब सा उसे पेन होने लग जाता है और अलग से सेंसेशन होने लग जाते हैं। जियाओनिंग उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, पर वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ और हम बाद में बात करेंगे। वो उसी दर्द के साथ घर चले जाता है और उसके जाते ही जियाओनिंग को उसकी वो वॉच का टुकड़ा मिलता है और वो देखने लग जाती कि उसमें उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये वॉच आखिर है किस चीज़ के लिए। वो बैठ के उस वॉच को देखने लग जाती है और वहाँ पे चार्जिंग आ रहा होता है। वो समझ ही नहीं पाती आखिर ये वॉच है किस चीज़ के लिए, पर उसे ये ज़रूर पता होता है कि ये गुचुएन की ही है। यहाँ पे घर जाते वक्त गाड़ी पे गुचुएन को रियलाइज़ होता है कि उसकी वॉच कहीं गिर चुकी है और उसे पक्का पता होता है कि वो जियाओनिंग को ही मिल गई होगी। घर जाके वो खुद को चार्ज कर रहा होता है और तभी वहाँ पे चैंगरेन आता है, क्योंकि उसके ऐप पे अलर्ट आया होता है कि गुचुएन का मैकेनिकल हार्ट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। वो वहाँ जाकर पूछता है और तभी गुचुएन बताता है कि मैं उसे बताने ही वाला था कि अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया और मेरा दिल अचानक से चार्जिंग के लिए बोलने लग गया, तो मैं यहाँ पर आ गया और मुझे लगता है कि वो वॉच जियाओनिंग को मिल चुकी है। चैंगरेन भी कहता है कि अब शायद टाइम आ गया है कि तू जियाओनिंग को सारी चीज़ें बता दे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बाहर जा रहा होता है, दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने जियाओनिंग होती है। वो उससे बोलता है कि गुचुएन तुम्हारा चार्जिंग रूम पे इंतज़ार कर रहा है और चले जाता है। जियाओनिंग भी सोचती है चार्जिंग रूम, ये क्या चीज़ है। फिर वो उसी रूम पर घुसती है और देखती है कि गुचुएन चार्ज हो रहा है। वो भी बाहर निकल कर बोलता है कि आज मैं तुम्हें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सीक्रेट बताने वाला हूँ। दरअसल मेरा जो हार्ट है वो मैकेनिकल हार्ट है। साथ ही वो उसे अपना मैकेनिकल हार्ट भी दिखाता है और बोलता है कि मैं नॉर्मल इंसानों की तरह ही हूँ, बस मेरा हार्ट जो है वो चार्जिंग से चलता है। जियाओनिंग पूछने लग जाती है तो क्या आप रोबोट हो। गुचुएन कहता है नहीं नहीं, मैं रोबोट नहीं हूँ, बस एक ही चीज़ मेरे में मैकेनिकल है। साथ ही इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हूँ या बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, मेरे शरीर से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है।
जियाओनिंग तभी सारे इवेंट्स रिकॉल कर रही होती है कि कैसे बहुत बार गु चुएन के हाथों से और शरीर से बिजली निकली है, और वो झट से पूछने लगती है तो वो सारी चीज़ें इस वजह से हुई थी। गु चुएन कहता है हाँ ऐसे ही हुई थी वो सारी चीज़ें, और इसीलिए मैं तुम्हें 3 महीने रुकने को कह रहा था, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि 3 महीने बाद ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह जीने लग जाऊंगा। जियाओनिंग तभी पूछती है कि ये आखिर ऐसे हुआ क्यों, आप आखिर इस हालत में कैसे पहुंचे। तभी वो बताने लग जाता है कि 10 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। मेरे सामने एक ट्रक एक कार को धक्का मारने वाली थी और मैं उस कार को बचाना चाहता था, पर मैं भी उस कार के साथ ही नीचे गिर पड़ा। इतना सुनते ही जियाओनिंग को एहसास हो जाता है कि ये तो वही लड़का है जिससे वो 10 साल पहले उस एक्सीडेंट में मिली थी और जिसने जियाओनिंग का बहुत साथ दिया था उन आखिरी लम्हों में। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो उसे हक करके बोलती है, मैं इतने सालों से आपको ढूंढ रही थी और पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती थी। आप इतने ज़्यादा पेन में थे, फिर भी आपने मेरे लिए अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा की और मुझे हिम्मत दी वैसे टाइम पे। थैंक यू सो मच एंड सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाई। माहौल काफ़ी इमोशनल हो जाता है और इस इमोशन में ही यहाँ पे होती है गु चुएन और जियाओनिंग की सबसे पहली किस। तभी जियाओनिंग को अजीब सा फील होता है और वो दूर हो जाती है। वो बोलती है मुझे अभी अभी इलेक्ट्रिक शॉक लगा। गु चुएन ये सुन के बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि इससे पहले जियाओनिंग को इतना ज़्यादा फील नहीं होता था उसका इलेक्ट्रिक शॉक। तो शायद एक्सीडेंट के बाद जो जियाओनिंग पे फॉल्ट था कि वो पेन नहीं फील कर सकती, अब शायद वो सच में पेन फील कर सकती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जियाओनिंग तभी कहती है मुझे दोबारा से वो पेन फील करना है, और वो उसे फिर से किस करने लगती है और दोबारा से उसे वो करंट लगता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गु चुएन अपनी सच्चाई फाइनली जियाओनिंग को बता के, और जियाओनिंग फाइनली पेन फील कर सकती है इसको जान के। बाद में गु चुएन पूछता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो, तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या। जियाओनिंग बोलती है नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही तो है, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और अब बहुत टाइम हो चुका है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो उसे रुकने को कहता है क्योंकि काफ़ी रोमांटिक माहौल हो चुका है, पर जियाओनिंग जिद करते कि नहीं मुझे घर जाना है, आंटी और ग्रैंड माँ चिंता कर रहे होंगे। अब ऑफिस में तो उनका अलग लेवल का रोमांस चलता है। उसके लिए वो उसकी फेवरेट ड्रिंक लेकर आता है, ये चीज़ उसके ऑफिस वाले सस्पेक्ट करते हैं। बाद में वो उसकी जूठी कॉफ़ी भी पीता है, ये भी ऑफिस का स्टाफ सस्पेक्ट कर लेता है, और एक पल पे तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी क्लोजली से हक कर रहे होते हैं। ये भी पूरा स्टाफ डिटेक्ट कर ही लेता है। उनको भी शक हो रहा है कि पक्का इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ चैंग रेन और जाओ यन भी डेट पर जाते हैं और चैंग रेन कहता है आज मैं तुम्हें अपने बहुत सारे टैलेंट्स में से एक टैलेंट दिखाऊंगा, और वो गिटार बजा के उसके लिए गाना गाने लग जाता है। जाओ यन पूछती है क्या तुम सिंगर बनना चाहते हो। चैंग रेन कहता है पता नहीं, सिंगर तो नहीं, पर बस मुझे ये बजाना अच्छा लगता है। दरअसल मैंने वायलिन और काफ़ी सारी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखे हैं क्योंकि मुझे गिटार बजाना पसंद था, पर मेरी मम्मी को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद था, इसलिए मुझे वो इंस्ट्रूमेंट भी सीखने पड़े। ये दोनों काफ़ी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं। यहाँ पे गु चुएन लेकर जाता है जियाओनिंग को एक बिल्डिंग के पास। जियाओनिंग सोचती है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग के पास गु चुएन भला मुझे क्यों लाया है। तभी वो वहाँ पे एक साइन दिखाता है जिस पे लिखा होता है जियांग ग्वांगदा, यानी कि जियाओनिंग के पापा का नाम। वो उसको बताते हुए कहता है कि दरअसल ये बिल्डिंग तुम्हारे पापा ने बनाई थी, और हर आर्किटेक्ट कुछ ना कुछ अपना साइन छोड़कर जाता अपनी बनाई हुई बिल्डिंग पे, तो ये तुम्हारे पापा का साइन है। पहले मुझे लगा ये कोई और आदमी है, पर जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मैं श्योर हो गया कि ये तुम्हारे ही पापा हैं। अपने पापा की ये निशानी देखकर, जिसके बारे में जियाओनिंग को पता ही नहीं था, उसकी आंखें इमोशनली नम हो जाती है। वो अपने पापा को बहुत मिस करने लग जाती है। गु चुएन तभी कहता है कि ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हमें मिला है इसको रेनोवेट करने का, तो मैं चाहता हूँ तुम इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ और मेरे साथ स्पेशली काम करो ताकि तुम्हारे पापा के नाम के नीचे तुम्हारा नाम भी आ जाए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। गु चुएन का ये अफेक्शन देख जियाओनिंग बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी दूर से गार्ड उन पे टॉर्च मारता और बोलते तुम इतनी रात को यहाँ पे कडल करने आए हो, भागो यहाँ से। और जियाओनिंग गु चुएन का हाथ पकड़ के वहां से भागने लगती है। कार में भी सीट बेल्ट लगवाने के बहाने वो गु चुएन के गाल पे किस भी करती है और फिर शर्माने लग जाती है। दोनों फिर पहुंचते हैं गु चुएन के घर और जियाओनिंग कहती है कि मैं सोफा पे सो जाऊंगी, आप अपने रूम पे जाके सो जाइए, पर गु चुएन उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता और वो भी सोफे पे सोने की जिद करता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है वो गु चुएन से टाइम पूछती है। वो बताता है कि 9:30 बज रहे हैं। जियाओनिंग बहुत घबरा जाती है, बोलती है अरे ऑफिस भी तो जाना है बॉस, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा सो गई।
पर गुचुएन कहता है जहाँ मैं हूँ वहीं तुम्हारा ऑफिस है, तो तुम रिलैक्स हो जाओ, ऐसा करो तुम दोबारा सो जाओ। इतने में ही सुमन ली का कॉल आता है जियाओनिंग को और वो उसे डांटने लगती है कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई, क्यों तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और ये सारी चीज़ें। गुचुएन उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और सुमन ली से कहता है कि जियाओनिंग अभी मेरे साथ है और जब मैं ऑफिस आऊँगा तभी वो मेरे साथ ऑफिस आएगी, और उसका फ़ोन कट कर देता है। इतने में एक दोबारा से कॉल आता है जियाओनिंग को और वो होता है टेंगजू का। टेंगजू बोलता है कि मेरे पापा ने तेरे लिए खाना प्रिपेयर किया है, तो आज लंच हमारे साथ ही करना। गुचुएन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो सीधे जाती है टेंगजू के घर पे और उसके पापा से मिलती है। दरअसल जिस गबन में जियाओनिंग के पापा का नाम बदनाम हुआ था उसमें टेंगजू के पापा भी हिस्सेदार थे, और केवल टेंगजू के पापा ही जानते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। मिस्टर जू सबको बैठने को बोलते हैं खाने के लिए, और तभी जियाओनिंग टॉपिक बदल के ले आती है अपने पापा का टॉपिक और पूछने लगती है कि पास्ट में क्या हुआ था। अगर मेरे पापा गुनहगार हैं तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, पर अगर कुछ घपला हुआ है तो आप प्लीज मुझसे शेयर करो। मिस्टर जू को तो ये बात सुनते ही सर दर्द होने लग जाता है। वो बोलते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा, और जैसे याद आएगा मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, और वो अंदर चले जाते हैं सर दर्द का बहाना बना के। जियाओनिंग यहाँ सच्चाई जानने आई थी पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, उल्टा वो टेंगजू से माफी मांगती है कि उसने उसके पापा को डिस्टर्ब किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर जू का मैनेजर उन्हें बता रहा है कि जियाओनिंग और गुचुएन तो वही लोग हैं जो साथ में एक्सीडेंट में मरने वाले थे। डायरेक्टर जू तभी कहता है शायद तभी गुचुएन ने चैंग रेन से मेरे बेटे से दोस्ती की है ताकि वो मेरे राज के बारे में पता लगा सके। हमें जल्द से जल्द गुचुएन को अपने रास्ते से हटाना होगा। पर डायरेक्टर जू ऐसा क्यों करना चाहते हैं गुचुएन के साथ, वो आगे पता चलेगा। दूसरे दिन जियाओनिंग और गुचुएन पहुंचते हैं अपनी वर्किंग साइट पे, और जियाओनिंग इस प्रोजेक्ट को लेके काफी एक्साइटेड और खुश होते हैं क्योंकि ये इसका पहला बिल्डिंग प्रोजेक्ट होता है। गुचुएन घूमने को पूछता है तो जियाओनिंग कहती है मुझे ना इसके बारे में, आपके मैकेनिकल हार्ट के बारे में सब कुछ जानना है। तभी वो उसको लेकर जाता है रेस्टोरेंट में, और वहां पे उन दोनों की चीजी लाइन कपल स्टफ शुरू हो जाता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे की तारीफ करना और ये सब। तभी वो गुचुएन के पास जाकर बैठती है और पूछती है कि ये कब कब बिजली डिस्चार्ज करता है। वो बोलता है कि जब भी मैं ज़्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है और उस वजह से मेरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी छोड़ने लगती है। जियाओनिंग पूछती है इससे आपके शरीर को कोई खतरा है क्या? गुचुएन कहता है हाँ शरीर को खतरा है, मेरी बैटरी जल्दी लो हो जाएगी और मुझे इस मैकेनिकल हार्ट को चार्ज भी करना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ मेरी बॉडी को ज़रूर हो सकती है। वो तभी पूछती है कि क्या सिर्फ आपके ही पास ही हार्ट है या औरों के पास भी? गुचुएन कहता है औरों के पास भी है पर काफ़ी कम लोगों के पास है, जैसे कि काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम भी लगता है। तभी वो उसकी चिढ़ाते हुए उसके पास जाती है, उसके मैकेनिकल हार्ट में हाथ लगाते हुए बोलती है कि मुझे अभी करंट फील करना है, और उसे सच में हल्का करंट फील भी होता है। तभी वो कहती है अच्छा तो मेरे क्लोज आने से आपकी हार्ट बीट बढ़ी है, इसका मतलब आप मुझे लाइक करते हैं, पर ना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उसे चिढ़ा कर वहाँ से चली जाती है। गुचुएन फिर उसे घर छोड़ने जाता है और इतने में ही उसकी आंटी बाहर आती है। उन दोनों को साथ में देखकर वो गुचुएन से बहाने से उसका नंबर मांग लेती है कि जैसे कि तुम जियाओनिंग के बॉस हो, अगर वो कहीं लेट हो गई, किसी काम में फंस गई तो मैं किससे पूछूंगी, तो अच्छा है कि आप मुझे अपना नंबर दे दो। गुचुएन भी हंसते हंसते अपना नंबर उसे दे देता है। तभी जब वो ऊपर जाती है जियाओनिंग भागती है खिड़की की तरफ गुचुएन को जाते हुए देखने के लिए। उसकी आंटी उसे रोक कर कहती है बस कर, तेरी आंखें नहीं थक रही क्या उसे देखते देखते? बता तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, है ना? जियाओनिंग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती अपनी आंटी से और उन्हें बता देती है कि हाँ पर अभी बस स्टार्टिंग हुई है और मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, और बस काफ़ी तारीफ करने लगती है गुचुएन की। तभी कहती है मैं थक गई हूँ और मैं अंदर जा रही हूँ। आंटी इन दोनों की क्लोजनेस देख के सोचती है कि उसे गुचुएन के बारे में जानना चाहिए। दूसरे दिन वो गुचुएन को फ़ोन करती हैं और रेस्टोरेंट पे बुलाती हैं। वो उसे पूछने लगती है कि वो क्या करता था, यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ पढ़ा था वो, उसके माँ बाप क्या करते हैं और उसके पास कितने घर हैं। तभी वो बताने लगता है कि मैं यूके की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, मेरे मम्मी पापा प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में और मेरे पास लगभग 3 घर हैं यहाँ पे। अब उसकी आंटी सोचती है अमीर तो बहुत है ये लड़का। तभी वो हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के बारे में पूछने लगती है। गुचुएन तभी बोलता है कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं थोड़े बहुत, पर बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएंगे। ये बात सुनते ही मानो उसको सांप सूंघ जाता है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है बिना कुछ खाए।
वो घर पे जियाओनिंग का इंतजार करते हैं। जैसे जियाओनिंग आती है वो उसे बोलती है कि तुम गुचुएन को डेट करना बंद कर दो। जियाओनिंग कारण पूछती है तो वो बोलती है तुम्हें पता नहीं है क्या गुचुएन को एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। अभी तो वो इतना यंग है और फिर भी उसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब वो और बूढ़ा हो जाएगा तो तुम उसकी नैनी बन के रह जाओगे। तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा उसका ख्याल रखने के लिए। तो अच्छा है तुम उससे ब्रेकअप कर लो। जियाओनिंग कहती है मैं उनसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करूंगी और रही बात उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की तो मैं कभी आपको विस्तार से समझाऊंगी। और उनकी बात इग्नोर करके वहां से चली जाती है अपने रूम के अंदर और उसका इरादा पक्का है कि वो कभी भी गुचुएन को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ जब जाओ यन बाहर आ रही होती है अपनी ऑफिस से, टेंगजू से पीछे से रोकता है और जियाओनिंग के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि उसके ऑफिस में सारी चीज़ें ठीक चल रही है और वो बिल्कुल ठीक है। इतने में वहाँ पर चैंगरेन आ जाता है और जैसे कि वो टेंगजू से बहुत ज़्यादा नफरत करता है वो उसे वहाँ से भगा देता है ये बोल के कि तू मेरी गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहा है। तभी जाओ यन को कॉल आता है और चैंगरेन बोलता है कि तुम किससे मिलने जा रही हो। वो बताती है कि मैं जिस अपार्टमेंट में रह रही हूँ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो मैं दूसरा अपार्टमेंट देखने जा रही हूँ। चैंगरेन जिद करके उसके साथ चले जाता है और वो अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जाओयन इंसिस्ट करती है कि मैं इतने ज़्यादा बड़े अपार्टमेंट में अकेले कैसे रहूँगी, तो आप मुझे कोई दूसरा छोटा अपार्टमेंट दिखाओ। तभी जैसे वो अपार्टमेंट देखने दूसरे रूम पर जाती है चैंगरेन चुपचाप से ब्रोकर के कान में बोलता है कि तू इस लड़की को आधा रेंट बताना क्योंकि आधा रेंट मैं पे करूंगा, ठीक है ना। तभी वो जाओयन को बताता है कि आपको ये अपार्टमेंट हाफ प्राइस में मिलेगा और कहानी बना देता है कि यहाँ पे कोई आदमी मरा था इसलिए ये अपार्टमेंट इतना ज़्यादा चीप है। जाओयन को तो भूत से डर नहीं लगता और उसको सस्ते में इतना अच्छा अपार्टमेंट मिल रहा था तो वो हाँ कर देती है। गाड़ी पे वापस जाते वक्त वो चैंगरेन से बोलती है कि कल मैं एक अपार्टमेंट शिफ्ट कर रही हूँ तो फिर मुझे हेल्प करने आना, ठीक है। और दूसरे दिन वो उसके सोफे पे लेटा होता है उसकी बिना हेल्प किए। तभी वो रूम खोलती है और देखती है कि उस रूम पे किसी का सामान पड़ा है। वो पूछती है ये किसका सामान है। चैंगरेन बोलता है मेरा सामान है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओयन बोलती है ये मेरा अपार्टमेंट है, तुम्हें किसने हक दिया फैसले लेने का, और साथ ही तुम इतने अमीर हो तुम एक अकेले अपार्टमेंट में क्यों नहीं रहते। चैंगरेन तभी कहता है देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही अगर हम रेंट आधा आधा कर लेंगे तो तुम्हें कितने ज़्यादा पैसे बचाने होंगे ज़रा सोचो। साथ ही जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत होगी और तुम्हारी सेफ्टी तो है ही अगर मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। जाओयन को वो इतने सारे फ़ायदे गिनाता है कि जाओयन मना ही नहीं कर पाती। तभी वो उसके बहुत पास आके बोलता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जाओयन कहती है अगर मैं लाइक नहीं करती तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने अपार्टमेंट में रहने ही नहीं देती, पर हाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा लाइक करती हूँ, ज़्यादा नहीं। चैंगरेन कहता है कोई बात नहीं, मैं थोड़े से काम चला लूँगा और उसको बहुत ज़्यादा कर दूंगा बाद में। जाओयन पहली बार यहाँ पे ब्लश कर रही होती है, पर जियाओनिंग इधर इंतज़ार करिए कि कब गुचुएन खुद सामने से उसे बताएगा कि उसकी आंटी ने उससे बात की है, पर गुचुएन उसे कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी वो उसके पास आता है और बोलता है कि अगर तुम फ्री हो तो चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। वो उसे कार में ड्राइव करके ले जा ही रहा होता है कि उसके मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी आंटी ने तुमसे कुछ पूछा क्या। जियाओनिंग कहती है थैंक गॉड बॉस आपने मेरे से ये बोला, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि आप मुझे बताओगे। वो बोलती है कि क्या आपने आंटी को अपने मैकेनिकल हार्ट के बारे में बता दिया। गुचुएन कहता है नहीं मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, मैंने बस ये बोला कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। जियाओनिंग कहती है कि जब से मेरे मम्मी पापा मरे उसके बाद से मैं आंटी के साथ ही रही हूँ तो इसलिए वो मेरी बहुत चिंता करती हैं। साथ ही ये मेरा पहला रिलेशनशिप है तो बस वो मेरे लिए घबराई हुई हैं, तो आप प्लीज़ उनके शब्दों को माइंड मत करना। अब गुचुएन अंडरस्टैंडिंग है तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और वो फाइनली पहुंचते हैं जियाओनिंग के पुराने घर पे जो अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। उसे देखकर मानो जियाओनिंग की पुरानी सारी की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। वो उस घर को देखते हुए बोलती है मैं चाहती हूँ कि इस घर को मैं रेनोवेट करूँ और दोबारा से हम लोग यहाँ पर रहने आए। गुचुएन उसकी मदद करने को बोलता है पर जियाओनिंग कहती है जब भी हम खाना खाते हैं अगर हम हाफ बिल भी करें तो भी मैं उस खाने के लिए पे नहीं कर सकती, वो इतना महंगा होता है और मेरी पे इतनी कम है। पर ये घर मैं खुद के पैसों से रेनोवेट करना चाहती हूँ ताकि मैं आपके थोड़ी बराबरी में आऊँ। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली प्यार कर पाऊंगी कि हम लोग बराबरी के हिस्सेदार हैं इस रिलेशनशिप में। और फिर वो कहती है चलो मैं आपको ना अंदर चल के दिखाती हूँ कि घर अंदर से कैसा दिखता है।
गुचुएन के साथ यहाँ पे घूमने के बाद वो घर जाती है और आंटी फिर से उसे पकड़ लेती है, फिर से उसे डांटने लगती है कि तुम उसके साथ क्यों जा रही हो। जियाओनिंग को अब और सहन नहीं होता, वो आंटी को बता ही देती है कि आपको पता है कि उनकी इनलेस किसकी वजह से, मेरी वजह से है। और वो सारी बात बताती कि कैसे 10 साल पहले जिस लड़के ने उसकी जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि गुचुएन है। और फिर गुचुएन को मैसेज करके बताती है कि मैंने आंटी को सारी चीज़ें बता दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ आंटी समझे कि तुम कितना ज़्यादा प्यार डिजर्व करते हो। इसके रिप्लाई में गुचुएन आइसक्रीम के साथ अपनी फ़ोटो भेजता है और जियाओनिंग जिसे देख के काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वो दोबारा से चार्ज होने के लिए जाता है और जैसे ही चार्ज कंप्लीट हो जाता है उसके दिमाग में बस आंटी की यही बात घूम रही होती है कि कैसे वो बीमारी की बात सुन के झट से उठ के चली गई थी। इतने में ही उसके हार्ट पे भी बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, बहुत अजीब सा पेन होने लग जाता है। इस चीज़ का नोटिफिकेशन जाता है चैंगरेन के पास जो कि आराम से ज़ाओयन के साथ मूवी देख रहा होता है। वो गुचुएन को कॉल करके पूछता है कि सारी चीज़ें ठीक है ना, और गुचुएन कहता है हाँ सब ठीक है, मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंगरेन शांति से तो बैठ जाता है पर उसके मुँह से साफ लग रहा है कि वो गुचुएन की चिंता कर रहा है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब क्या इन सारी चीज़ों में डायरेक्टर जू का बहुत बड़ा हाथ है? और क्या 3 महीने बाद सच में गुचुएन एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा जियाओनिंग के साथ? अगर आपके मन में भी इन सारी चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी है बिल्कुल मेरी तरह, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।